प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए उत्तरार्ध राजनीति विज्ञान के पेपर 9th ए रिसर्च मेथोडोलॉजी की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय रहेगा निदर्शन या प्रतिचयन, सैम्पलिंग। प्यारे बच्चों, अनुसंधान में निदर्शन पद्धति के अंतर्गत सभी इकाइयों का अध्ययन न कर समग्र में से कुछ ऐसी इकाइयों को चुना जाता है जो समस्त इकाइयों का भली भांति प्रतिनिधित्व करती हो। इसमें अनुसंधानकर्ता अपना ध्यान समग्र में व्यर्थ न गंवाकर कुछ पर ही केंद्रित करता है, जिससे अध्ययन विषय का गहन अध्ययन, समय और धन की बचत होती है। गुडे तथा हॉट के अनुसार एक निदर्शन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक विस्तृत समूह का अपेक्षाकृत छोटा प्रतिनिधि है। जैसा कि पीवी यंग कहते हैं, एक सांख्यिकी निदर्शन संपूर्ण समूह अथवा योग का एक लघुकृत आकार का चित्र है जिससे कि निदर्शन लिया गया है। बोगार्डस के शब्दों में कहा जा सकता है, निदर्शन एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से निश्चित प्रतिशत का चयन है। एक निदर्शन समग्र का वह अंश है जिसका चयन हम अनुसंधान के उद्देश्य के लिए करते हैं। स्पष्ट है कि निदर्शन बहुत बड़े समूह का एक छोटा प्रतिनिधि होता है, जिसमें समूह के समस्त लक्षण विद्यमान होते हैं। प्रतिनिधि इकाइयों के अध्ययन द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को समस्त समग्र अथवा समूह पर लागू किया जाता है। एक सांख्यिकीय निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रातिनिधिक अंश है। निदर्शन में थोड़ी सी इकाइयों को बहुत बड़े समूह का प्रतिनिधि मान लिया जाता है। निदर्शन के कुछ आधार हैं, जैसे समग्र की एक रूपता। यदि समग्र की विभिन्न इकाइयों में अधिक भिन्नताएं नहीं है तो जिन इकाइयों को चुना जाएगा वे प्रतिनिधिपूर्ण होंगी। थोड़ी बहुत भिन्नता तो मिलेगी, परंतु साधारणतः यदि उनमें एकरूपता मिलेगी तो चयनित इकाइयों के आधार पर निकाला गया परिणाम विश्वसनीय एवं लाभप्रद होगा। दूसरा, प्रतिनिधित्वपूर्ण चयन। इस पद्धति के अंतर्गत समग्र में से इकाइयों को इस प्रकार चुना जाता है कि वे संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करें। प्रतिनिधित्व का आधार यह है कि विशेष गुण या गुण समूह के आधार पर समस्त समूह को कुछ निश्चित वर्गों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक वर्ग की कुछ इकाइयों को चुनने से समग्र का प्रतिनिधित्व संभव हो जाता है। तीसरा आधार है उचित परिशुद्धता। कोई भी निदर्शन 100% रूप से समग्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, फिर भी पर्याप्त मात्रा में परिशुद्धता प्राप्त की जा सकती है। प्रयास यह होना चाहिए
कि निदर्शन में इकाइयों की संख्या पर्याप्त हो ताकि वह प्रतिनिधित्वपूर्ण हो सके और उनके अध्ययन से निकाले गए निष्कर्ष वास्तविक स्थिति का सही चित्रण कर सकें। प्यारे बच्चों, निदर्शन के चयन में अनुसंधानकर्ता को कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, जैसे निदर्शन के आकार की समस्या। निदर्शन की सबसे बड़ी समस्या उसके उचित आकार की है। यदि निदर्शन बड़े आकार का है तो उसके अध्ययन में अधिक समय, धन और श्रम खर्च होगा, और यदि निदर्शन बहुत छोटा है तो उसके प्रतिनिधित्वपूर्ण एवं विश्वसनीय होने में संदेह रहेगा। अतः निदर्शन का आकार समुचित प्रकार का होना चाहिए। निदर्शन के आकार को कई बातें प्रभावित करती हैं, जैसे समग्र की प्रकृति, वर्गों की संख्या, अध्ययन की प्रकृति, उपलब्ध साधन, अध्ययन प्रणाली आदि। वास्तव में निदर्शन के आकार के लिए कोई निश्चित नियम, प्रतिशत या कोई संख्या नहीं है। अनेक परिस्थितियां निदर्शन के आकार को प्रभावित करती है। दूसरी समस्या अभिनत निदर्शन की समस्या है, अर्थात प्रॉब्लम ऑफ बायस्ड सैंपल। एक श्रेष्ठ निदर्शन के लिए आवश्यक है कि वह प्रतिनिधित्वपूर्ण, निष्पक्ष और मिथ्या झुकाव से रहित हो। एक निदर्शन में अभिनति कई कारणों से आ सकती है, जैसे छोटा आकार, सविचार निदर्शन, दोषपूर्ण वर्गीकरण, अपूर्ण स्रोत सूची, इकाइयों का अनुचित त्याग, सुविधापूर्ण निदर्शन विधि आदि। एक अन्य समस्या है विश्वसनीयता की समस्या। इसका तात्पर्य है कि जिन इकाइयों का चुनाव किया गया है वे विश्वसनीय हैं या नहीं, वे समग्र का कितना प्रतिनिधित्व करती हैं। एक विश्वसनीय निदर्शन में कुछ गुण होने चाहिए, जैसे उसका आकार पर्याप्त हो, उसका चुनाव उपयुक्त विधि से हो, समग्र का वर्ग विभाजन इकाइयों की समानता व सजातीयता के आधार पर किया जाए। चुने हुए निदर्शनों की विश्वसनीयता को परखने के लिए कुछ उपाय भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे समांतर निदर्शन। इस विधि में समग्र में से किसी अन्य विधि द्वारा दूसरा निदर्शन चुन लिया जाता है और तुलना की जाती है। यदि दोनों में पर्याप्त सीमा तक समानता है तो निदर्शन विश्वसनीय माना जाता है। दूसरा उपाय समग्र से तुलना है। निदर्शन के तथ्यों की समस्त समग्र के तथ्यों से तुलना करके दोनों में समानता का पता लगाया जा सकता है। काफी सीमा तक यदि समानता है तो उन्हें विश्वसनीय माना जा सकता है। निदर्शन की विश्वसनीयता की परख का एक तरीका यह है कि चुने हुए निदर्शन में से कुछ इकाइयों का चुनाव देव निदर्शन द्वारा किया जाता है और उनकी तुलना मूल निदर्शन से की जाती है। यदि इस उपनिदर्शन में मूल निदर्शन के गुण हैं तो निदर्शन को विश्वसनीय माना जाता है। किसी एक विधि द्वारा निकाले गए निदर्शनों के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों की तुलना किसी दूसरी विधि द्वारा चयनित निदर्शनों के अध्ययन के निष्कर्षों से की जाती है, ताकि हमें मूल निदर्शन के विश्वसनीय होने का पता लग जाता है।
यही नहीं, लगभग मिलती जुलती प्रकृति के सर्वेक्षणों की यदि पुनरावृत्ति की जा सकती है तो उनमें प्रयोग किए गए निदर्शनों की सत्यता और विश्वसनीयता का पता चल जाता है। आधुनिक सामाजिक अनुसंधानों में इस विधि का काफी उपयोग किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, किसी भी अध्ययन की सफलता के लिए आवश्यक है कि निदर्शन में कुछ विशेषताओं का समावेश हो। जैसे एक श्रेष्ठ निदर्शन की सर्वप्रथम विशेषता है कि वह समग्र का प्रतिनिधित्व करे। ऐसा तभी संभव है जब समग्र की प्रत्येक इकाई को निदर्शन में सम्मिलित होने का समान अवसर प्राप्त हो। श्रेष्ठ निदर्शन के लिए आवश्यक है कि निदर्शन की इकाइयों की संख्या पर्याप्त हो। श्रेष्ठ निदर्शन को पक्षपात एवं मिथ्या सुझाव से स्वतंत्र होना चाहिए। एक प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन वह है जो अनुसंधानकर्ता के पास उपलब्ध साधनों के अनुरूप हो, जो अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुकूल हो, जिसमें सामान्य ज्ञान एवं तर्क की कसौटी पर कसा जाए और वह खरा खरा उतरे। व्यावहारिक अनुभवों पर आधारित निदर्शन का हमें उपयोग करना चाहिए। समग्र की सभी इकाइयां आपस में स्वतंत्र होनी चाहिए। इस तरह किसी सर्वेक्षण में वह निदर्शन उत्तम होता है जो कुशलता, प्रतिनिधित्व, विश्वसनीयता तथा लोच की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। जहाँ तक निदर्शन पद्धति का प्रश्न है, निदर्शन पद्धति की सहायता से प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन का चुनाव किया जाता है। निष्कर्षों की यथार्थता के लिए जरूरी है निदर्शन समग्र का पर्याप्त प्रतिनिधित्व कर सके। निदर्शन के चयन की कुछ पद्धतियां हैं, जैसे देव निदर्शन। समग्र की प्रत्येक इकाई को समान रूप से चुने जाने का अवसर देना ही इस पद्धति का उद्देश्य है। इसमें संपूर्ण समूह के सभी अंकों के चुने जाने की संभावना रहती है। इस पद्धति के अनुसार निदर्शन के चयन के कुछ तरीके हो सकते हैं, जैसे लॉटरी प्रणाली, कार्ड प्रणाली, नियमित अंकन प्रणाली, अनियमित अंकन प्रणाली, टिप्पेट प्रणाली, ग्रिड प्रणाली आदि। इन सभी तरीकों द्वारा देव निदर्शन प्रणाली में निष्पक्षता होने से प्रत्येक इकाई के निदर्शन में चयन होने की संभावना रहती है। यह पद्धति बहुत सरल है। दूसरी पद्धति उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली है। जब अध्ययनकर्ता संपूर्ण समूह में से किसी विशेष उद्देश्य से कुछ इकाइयां निदर्शन के रूप में चयनित करता है, उसे उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन प्रणाली कहा जाता है। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के पीछे यह मान्यता होती है कि उचित निर्णय तथा कुशलता के साथ अध्ययनकर्ता निदर्शन में सम्मिलित करने हेतु इन मामलों को चुन सकता है। एक अन्य प्रणाली वर्गीय निदर्शन प्रणाली है। वर्गीय निदर्शन प्रणाली में समग्र को सजातीय वर्गों में बांटकर प्रत्येक वर्ग निश्चित संख्या में इकाइयां
देव निदर्शन आधार पर चयनित की जाती हैं। वर्गीय निदर्शन का अर्थ है समग्र में से उप निदर्शनों को ले लेना जिनकी समान विशेषताएं हैं। इसमें अनुसंधानकर्ता समग्र की सभी विशेषताओं के बारे में जानकारी कर लेता है। इसी आधार पर वह संपूर्ण को वर्गों में बांट देता है। सभी वर्गों में से अलग अलग निदर्शन चुनकर उन्हें मिला दिया जाता है, जिसके द्वारा पूर्ण निदर्शन प्राप्त हो जाता है। निदर्शन प्रणालियों के अन्य प्रकार भी प्रचलित हैं, जैसे क्षेत्रीय निदर्शन प्रणाली, बहुस्तरीय निदर्शन प्रणाली, सुविधाजनक निदर्शन प्रणाली, स्वयं चयनित निदर्शन प्रणाली, पुनरावृत्ति निदर्शन प्रणाली, अभ्यंश निदर्शन प्रणाली आदि। क्षेत्रीय निदर्शन प्रणाली के अंतर्गत छोटे छोटे क्षेत्रों में से किसी एक का चयन कर लिया जाता है। बहुस्तरीय प्रणाली में चुनाव की प्रक्रिया कई स्तरों से गुजरती है। सुविधाजनक निदर्शन प्रणाली में निदर्शन का चयन सुविधानुसार होता है। स्वयं चयनित प्रणाली में संबंधित व्यक्ति स्वयं ही उसके अंग बन जाते हैं। पुनरावृत्ति प्रणाली में निदर्शन कार्य एक बार न होकर अनेक बार होता है। अभ्यंश कोटा विधि में समग्र को कई वर्गों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कि निदर्शन प्रणाली विभिन्न प्रकार की है। एक अनुसंधानकर्ता उसके अनुसार अपनी प्रणाली चुनता है।